जय हिंद विद्यार्थियों। कल हम राजनीति विज्ञान की पुस्तिका संख्या 2 का दूसरा पाठ पढ़ रहे थे और अब हम उसके आगे का जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि भाई भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब में विगत वर्ष में आप लोगों ने पढ़ा था कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत होती है। ये मैटर कल तक अपना चला था, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। भाई जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले उसकी जीत हो गई। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज़्यादा सीटें हासिल होती है। यही चीज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड़ दें तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोटों से कहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज़्यादा थी। लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बंट गए। भाई कांग्रेस को तो एक तरफा वोट गिरे और कांग्रेस के अलावा जो विभिन्न पार्टियां थी उनको अलग अलग प्रकार से वोट मिले। लोगों ने अपने सोच के हिसाब से अलग अलग पार्टियों को वोट दिए, तो लोगों के जो वोट थे वो अपने गैर कांग्रेस जो पार्टियां थी उन पार्टियों में लोगों का जनमत, लोगों के वोट बंट गए। इस तरह कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे रही और उसने ज़्यादा सीटें जीती। पेज घुमाइए, पेज नंबर 35। फिर बता दूं, जिस तरह हम स्कूल में किताब के द्वारा पढ़ते हैं वैसे ही मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा टॉपिक है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। यानी कि हमने इस पाठ के अंदर पढ़ा है कि एक टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी का शासन आया ही नहीं। तो खाली भारत एक ही देश नहीं, ऐसे बहुत सारे देश थे जहां पर एक पार्टी ने काफ़ी समय तक, काफ़ी वर्षों तक शासन किया। अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच बड़ा भारी फर्क है। फर्स्ट बुक में आपने पढ़ा कि सोवियत संघ, चीन, इसमें एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी थी पूरे देश में, विपक्ष की कोई पार्टियां थी नहीं। तो वो भी एक पार्टी के नेतृत्व वाले देश हुए। लेकिन भारत उनसे भिन्न है, अलग है। भारत में लोकतंत्र है, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन उन सभी पार्टियों में सबसे हाई लेवल पर जो पार्टी रहती है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उन देशों में और भारत देश में राजनीतिक या लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के प्रभुत्व का जो तरीका है वो भिन्न है, अलग है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत में कम्युनिस्ट पार्टी, मात्र एक ही पार्टी, इसके अलावा दूसरी पार्टी है ही नहीं। भारत में कांग्रेस के अलावा विभिन्न पार्टियां हैं। तो भारत में लोकतांत्रिक तरीके से ये पार्टी आगे बढ़ी, सर्वोच्च स्थान पर रही, अपनी सत्ता में आई। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। कुछ देश मसलन चीन, अंडरलाइन कर लो, चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी के देश के शासन की अनुमति दी गई है। अंडरलाइन कर लो बेटा कि चीन, क्यूबा और सीरिया, उसके संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी होगी, इसके अलावा दूसरी पार्टी देश में होगी ही नहीं। तो ये लोकतंत्र थोड़ी ना है। कुछ देश और है जैसे कि म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी प्रभुत्व कानून और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। यहाँ पर सैन्य शासन भी रहा है और एक पार्टी का शासन भी रहा है। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। ये सारी चीज़ अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। भारत में लोकतंत्र है, एक नहीं बहुत सारी पार्टियां हैं। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ
अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की। भारत में क्या हुआ, एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हैं। चुनाव हुए, उन पार्टियों में आपस में कंपटीशन हुआ, हार जीत का नतीजा परिणाम आया, और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। बहुत सारी पार्टियां थी, कांग्रेस को टक्कर देने वाली पार्टियां थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सब पार्टियों को पछाड़ते हुए जीतती ही गई। तो भारत की कहानी अलग। चीन, क्यूबा, सीरिया, म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इनकी कहानी अलग। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, हमने पढ़ा है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी, गोरे काले इनमें अंतर किया जाता था। तो वहाँ पर एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ। दक्षिण अफ्रीका में ये नहीं कि एक ही पार्टी है, लेकिन ये पार्टी जिस तरह कांग्रेस भारत में चुनाव पर चुनाव जीतती गई, ये पार्टी भी दक्षिण अफ्रीका में चुनाव पर चुनाव जीतती गई। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, पार्टी थी, वो भी जीतती गई। वहाँ पर भी अलग अलग पार्टियाँ थी दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन ये जो दक्षिण नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, भारत की कांग्रेस पार्टी की तरह ये भी वहाँ पर जीतती गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दक्षिण अफ्रीका की पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है वो मिला जुला नजर आता है। कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें, पेज घुमा दिया बेटा, पेज नंबर 36 है मेरी बुक में। कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। भाई कांग्रेस पार्टी क्यों जीतती जा रही है? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता से पहले सक्रिय थी। भारत के अंदर जो आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलन को ये लीड कर रही थी, उनकी अगवा थी। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत या वारिश के रूप में देखा गया। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। भाई जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस के नेतृत्व में, वही लोग अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि वो पहले क्रांतिकारी के रूप में थे, आंदोलनकारी के रूप में थे, लोगों के लिए हीरो थे। अब वही लोग कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि कांग्रेस को लोग आज़ादी से पहले पहचानते थे, जानते थे, और आज़ादी की बात तो उसकी पहचान और ज़्यादा बढ़ गई। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल अभी अपनी रणनीति सोच ही रही होते थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। ये पार्टियां तो बहुत सारी थी, भारत में भी थी, आज़ादी से पहले भी थी, आज़ादी के बाद में भी कई पार्टियां बनी, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो दूसरी पार्टियों से काफ़ी भिन्न थी, एक कदम आगे चलने वाली पार्टी थी। अन्य पार्टियां देश के लिए कोई प्लानिंग बनाती, चुनाव के लिए कोई प्लानिंग बनाती, उससे पहले कांग्रेस तो प्लानिंग बनाकर लागू कर देती। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास या उसके बाद हुआ है। जो कांग्रेस के अलावा पार्टियां हैं, उनका जन्म वो कब बनी? या तो आज़ादी के जस्ट बाद बनी है या आज़ादी के आसपास बनी है। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला। उस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी एक ही थी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी हमने पढ़ लिया है कि उसका पूरा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोग कांग्रेस पार्टी को जाना करते थे। लोगों की नसों में, रगों में, धड़कनों में कांग्रेस पार्टी बसी हुई थी। आज़ादी के वक्त तक ये पार्टी देश में चहु ओर फैल चुकी थी। चारों तरफ कांग्रेस पार्टी को पहचाना जाता था, जाना जाता था। आप ये बात दिए गए मानचित्र में देख चुके हैं, बुक में मानचित्र, उस पर भी नज़र दौड़ाएंगे। फिर इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका था। यानी कि महानगरों से निकलते हुए, शहरों से निकलते हुए गांवों तक ये पार्टी पहुंच चुकी थी। कौन सी पार्टी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन की अगुवा रही थी। यानी कि सबसे आगे यही पार्टी रहती थी आंदोलन में। और उसकी प्रकृति जो थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो व्यवहार था या उसके जो नियम थे, सबको समेटकर मेल जोल के साथ चलने की थी। ये पार्टी अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को, अलग अलग सोच के लोगों को
सबको एकजुट करके चलने वाली पार्टी थी, और वो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे अपना टॉपिक आया है, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। आप ये बात पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। अंडरलाइन कर लीजिए, कांग्रेस का जन्म कब हुआ है? सन 1885 में। उस वक्त ये पार्टी क्या थी, कौन थे इस पार्टी में, वो पढ़ रहे हैं। उस वक्त यह नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारी वर्ग का एक हित समूह भर थी। स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी की जो प्रकृति थी उसमें एजुकेटेड लोग थे, कामकाजी लोग थे, जो धनाढ्य व्यापारी बिजनेसमैन थे, उनके हित साधने के लिए समूह बनाया गया था। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया। चारों तरफ इसकी पहचान बनी, लोगों को सपोर्ट किया। स्वाधीनता संग्राम की जो क्रांति थी, आंदोलन थे, उस आंदोलन में ये पार्टी उतर आई और ये राजनीतिक पार्टी बन गई। और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ क्योंकि विशाल बड़ी पार्टी थी। शुरू में कांग्रेस के अंदर कौन कौन लोग थे? अंग्रेजी दा, अगाड़ी जाति, उचले मध्य वर्ग और शहरी अभिजनों का बोलबाला था। कांग्रेस में कौन कौन लोग थे? जो अंग्रेजी यानी कि अंग्रेज लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे, उचले मध्य वर्ग थे और शहर के लोग। ये लोग कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए, उसका सामाजिक आधार बढ़ा। आज़ादी के लिए जब भी कांग्रेस ने कई आंदोलन चलाए, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन भी है, ये आंदोलन जब चलाया तो कांग्रेस की पहचान पूरे देश में और बनने लग गई। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। अलग पार्टियां थी, उन पार्टियों की विचारधारा कांग्रेस पार्टी से नहीं मिलती थी, फिर भी कांग्रेस ने अलग विचारधारा की पार्टियों को अपने साथ जोड़ा। तो देखो कांग्रेस कितनी एक्सपर्ट है। कांग्रेस में अब देखो कौन कौन है? किसान और उद्योगपति, शहर के बाशिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक, एवं मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा सभी जाति के लोगों को जगह मिली। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा? नवशिक्षित लोग थे, कामकाजी लोग थे, व्यापारी लोग थे, बस इतने ही थे। उसके बाद में हमने पढ़ा कि अंग्रेजीदा लोग थे, अगाड़ी जाति के लोग थे, उचले मध्य वर्ग थे और शहर के ही लोग थे। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए जा रही है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है और सब लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने अंदर समाहित कर रही है। विपक्ष की पार्टियों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ रही है, कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ रही है। उसने और किनको शामिल कर लिया कि भाई किसान से लेकर उद्योगपति तक, शहर के लोगों से लेकर गांव के लोगों तक, मजदूर से लेकर मालिक तक, मध्य, निम्न और उच्च वर्ग यानी कि सभी जाति के लोगों को कांग्रेस ने अपने अंदर समाहित कर लिया। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व का भी विस्तार हुआ। इसका नेतृत्व अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, क्योंकि दायरा बढ़ा, सबको जगह दी तो सबके लिए स्थान बना। इसमें खेती किसानी की बुनियादी वाले, जो खेत में काम करते हैं, किसान खेत के लोग, एवं सतरंगे सामाजिक गठबंधन की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी में भारत की सभी विविधताओं की, सभी विचारधाराओं के लोगों को, सब प्रकार के लोगों को सम्मिलित कर लिया। अभी हमने पढ़ा ना कि स्टार्टिंग में कौन थे? कि भाई उच्च वर्ग के लोग थे, व्यापारी लोग थे, नवशिक्षित लोग थे, फिर अंग्रेजीदा लोग थे, अगाड़ी जाति के लोग थे, ऊंचले वर्ग के लोग हुआ करते थे। फिर हमने पढ़ लिया कि किसान से लेकर मिल मालिक तक का, अमीर, गरीब, मध्य, निम्न, उच्च वर्ग के सभी लोगों को कांग्रेस ने अपने अंदर समाहित कर लिया। यानी कि अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को कांग्रेस ने अपने अंदर समेट लिया। सबको, जिनकी विचारधारा, जिनकी सोच अलग अलग है, उन सबको कांग्रेस पार्टी एक साथ लेकर आगे बढ़ रही है। तो सोचिए विपक्ष की पार्टियों के लिए क्या काम बचा। हम आगे पढ़ेंगे कि भाई कुछ ऐसी विपक्ष की पार्टियां थी जो कांग्रेस में ही शामिल हो गई थी।
यानी कि कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के लिए कोई पिन पॉइंट ही नहीं छोड़ा, कोई जगह ही नहीं छोड़ी कि जहां वो खड़ी होकर कोई मुद्दा ले। इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकम एक कर दिया। बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो अलग चलते थे, लेकिन बाद में वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के साथ ही मिल गए। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक सार नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। भाई कैसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, लेकिन ऐसे भी कई ग्रुप थे जो कांग्रेस में शामिल तो हुए लेकिन अपनी विचारधारा को वो कांग्रेस से अलग रख रहे हैं, फिर भी कांग्रेस ने उनको अपने अंदर समाहित कर लिया। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी बन गया। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो, किस किस को अपने अंदर समाहित किया है? क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्य मार्गियों को समाहित कर लिया, सबको मिला लिया। कांग्रेस एक मंच की तरह काम कर रही थी। जैसे हमने पढ़ा ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का एक मंच है जहां पर सभी देश बैठकर आपस में चर्चा करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसी जमाने में कांग्रेस भी एक मंच बन गई। अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग पार्टियां कांग्रेस में समाहित होती गई और कांग्रेस उनके लिए एक मंच बन गया, जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल तक आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। अंडरलाइन कर लो, आज़ादी के पहले वक्त तक अनेक संगठन और अन्य पार्टियों को भी कांग्रेस के अंदर रहने की आज़ादी थी। पेज घुमाइए, 38 नंबर पेज। हालांकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे। भाई बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस में शामिल हुई, तो जो पार्टियां शामिल हुई हैं उन पार्टियों के अपने अलग अलग नियम थे, अपने अलग अलग संविधान थे। तो विविध विविध विचारों के होते हुए भी कांग्रेस सबको एक साथ लेकर चल रही है, एक साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था। इनमें से कुछ मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बाद में ये कांग्रेस से अलग हो गई और विपक्षी दल बना। कौन सी? अंडरलाइन कर लो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहले कांग्रेस में शामिल थी, बाद में ये कांग्रेस से अलग पार्टी बन गई और ये विपक्षी दल बन गया। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले ना पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी। भाई बहुत बार ऐसी समस्याएं हो जाती जिनका समाधान नहीं मिलता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा लीड किया, ऐसा नेतृत्व किया कि अपने संगठन को बिखरने नहीं दिया, उनको अपने अंदर ही रखा और एक आम सहमति कायम कर लेती थी। जो भी समस्या आती उस समस्या पर सबकी एक राय बना देती थी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी एक विचारधारात्मक गठबंधन की पार्टी थी, अलग अलग हित समूहों के सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी आज़ादी से पहले के वक्त तक। अब जब इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, अलग अलग विचारधाराओं के लोग इसमें शामिल है, अलग अलग पार्टियां शामिल है, अलग अलग समूह इसमें शामिल है, तो टकराव होना लाजमी होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उन टकरावों को, उन असहमतियों को सहन करती थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी बड़ी सहनशील पार्टी थी। पढ़ते हैं, गुटों में तालमेल। गुट कौन से हो गए भी? अलग अलग पार्टियां, अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग विचारों के लोग, ये गुट थे। गुटों में तालमेल, कॉम्बिनेशन बनाना और सहनशील। कांग्रेस उन लोगों की बातों को सहन करती थी। सहन करती थी का मतलब उन समस्याओं को जो वो लेकर आते थे उसका समाधान करती थी, आपस में तालमेल बनाकर चलती थी, फूट की कोई गुंजाइश रखती ही नहीं थी कांग्रेस। तो पढ़ते हैं, कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। पहली बात तो यही कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता है। कोई भी आ गया तो कांग्रेस पार्टी उसे अपने अंदर शामिल कर रही है। इस कारण गठबंधन की अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता था और हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना पड़ता था।
सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। भाई सबको साथ लेकर चलना, सबको एकजुट करके चलना, ये किसी भी गठबंधन, कोई भी गठबंधन हो, उसकी एक विशेषता होती है जो कि कांग्रेस में है। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा। एक दो जो विपक्ष में थे, जैसे हमने पढ़ा ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो विपक्ष की पार्टियां थी, विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। विपक्ष कहता भी ये काम नहीं हो रहा, ये चीज नहीं हो रही है, ये चीज होनी चाहिए, तो कांग्रेस तुरंत उस कार्य को कर देती थी। यानी कि विपक्ष को बोलने का अवसर भी प्रदान नहीं करती थी। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज्यादा होती है। भाई अलग अलग विचार के लोग हैं, खटपट होगी, लेकिन कांग्रेस उन चीजों को सहन करती थी, सहनशील पार्टी थी। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी उसमें समाहित हो जाते थे। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था और आज़ादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो, तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था। अगर किसी की नाराजगी भी होगी ना, तो भी उस जमाने में वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते थे। पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को वो बेहतर समझते थे कि भाई विपक्ष नहीं बनेंगे, पार्टी के भीतर रहेंगे, भीतर रहकर अपने विचारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं। ये थी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे। अलग अलग समूह जो शामिल हुए थे ना, उनको गुट बोला गया, अंडरलाइन कर लो। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे, लेकिन अक्सर गुटों के बनने, पेश घुमाइए, के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। भाई अंदर खटपट चल रही है, सहन कर रही है कांग्रेस पार्टी, उन समस्याओं का समाधान कर रही है, तो ये खटपट कमजोरी नहीं बनी, ये खटपट कांग्रेस पार्टी की ताकत बनी। चूंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसीलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को उन्होंने बेहतर नहीं समझा। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाई विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यवर्गीय पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था, कांग्रेस के अलावा दूसरा विकल्प है ही नहीं। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थी। यानी कि विपक्ष की पार्टियां कांग्रेस की कमजोरी बताती और कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोरियों को तुरंत सुधार देती थी। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने की एक औजार की तरह काम कर रही थी। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी, क्योंकि कोई था ही नहीं दूसरा, तो शासक दल भी कांग्रेस है और विपक्ष भी कांग्रेस है। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। अंडरलाइन कर लो, इस कालखंड को क्या कहा जाता है? कांग्रेस प्रणाली। यानी कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो अलग अलग समूहों, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को, अलग अलग हित के लोगों को अपने साथ लेकर चलती थी।
हमने पढ़ लिया कि विभिन्न वर्गों के, चाहे वो किसान, मजदूर, शहरी, ग्रामीण, उंचले, मध्य, निम्न वर्ग, अंग्रेजीदा, अगाड़ी जाति के लोग, व्यापारी, ठीक है, सब लोगों को, सब विचारधाराओं को कांग्रेस अपने साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। कांग्रेस अत्यधिक सहनशील पार्टी थी। उन विचारधाराओं को साथ लेकर चलना कोई सरल काम नहीं होता। उनमें टकराव होते तो कांग्रेस उन टकरावों को अपने भीतर ही क्लियर कर देती थी, उन समस्याओं का समाधान कर देती थी, उन लोगों को बिखरने नहीं देती थी। कई ऐसी पार्टियां थी जो कांग्रेस में शामिल हो गई, समाहित हो गई। कई ऐसी पार्टियां थी जो आई, कांग्रेस में रही, लेकिन अपनी विचारधाराओं को अलग रखा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक मंच थी जो विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को, पार्टियों को, समूहों को, गुटों को एक स्थान प्रदान करती थी। कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई पार्टी थी नहीं, ये मान सकते, थी तो थी, लेकिन मान सकते हैं कि नहीं थी, क्योंकि सभी पार्टियों को, सभी गुटों को कांग्रेस एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी और इसी कालखंड को कहा जाता है कांग्रेस प्रणाली। ठीक है, आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। देख लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।